नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं साथियों फिलर फोरम के इस मंच पर। अब हमारा सेशन साथियों एमसीक्यू बेस्ड चल रहा है। प्रैक्टिस सेट एमसीक्यू हमारे चल रहे हैं साथियों, और एंशिएंट हिस्ट्री से स्टार्ट करके उसके बाद फिर हमारा आएगा मीडिएवल हिस्ट्री और उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री। तो वन बाय वन करके ही हम ये क्वेश्चन सोल्व करते रहेंगे और अपनी तैयारी को आप हमारे साथ में और स्ट्रॉन्गफुली कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले साथियों 113 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज जो क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 114 हमारा स्टार्ट है। ठीक है, लेकिन उससे पहले साथियों मैं बताता हूँ एक बात आप सभी को कि क्वेश्चन नंबर 113 लास्ट टाइम में मैंने आपसे पूछा था कि युआनचांग या हेनसांग ने कितने अशोक स्तंभों का उल्लेख किया है। तो कितने स्तंभों का उल्लेख किया था उसने, उसका राइट आंसर था साथियों, नोट कर सकते हैं 15 15 स्टोन पिलर्स कह सकते हैं आप। स्टोन पिलर इंस्क्रिप्शंस का उल्लेख किया था हेनसांग ने। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन था पहला वो है टोटल 114, और आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा कि दक्षिण भारत के किस राजवंश का यह दावा था कि उसके पूर्वजों ने अयोध्या पर शासन किया है। तो जरा बताइए कि दक्षिण भारत किस राजवंश का यह दावा था कि उसके पूर्वजों ने अयोध्या पर शासन किया है। ए चोल, बी वेंगी के चालुक्य, सी पल्लव, डी कल्याणी के चालुक्य। हर क्वेश्चन के लिए आपको साथियों 30 सेकंड्स का समय दिया जाएगा, उसी दौरान आपने क्वेश्चन का आंसर देना है। तो बताइए कि दक्षिण भारत के किस राजवंश का यह दावा था कि उसके पूर्वजों ने अयोध्या पर शासन किया। चोलों ने दावा किया था, वेंगी के चालुक्यों ने, पल्लवों ने, या फिर कल्याणी के चालुक्यों ने यह दावा किया था। कौन से राजवंश ने दावा किया था साथियों। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी कल्याणी के चालुक्य। कल्याणी के चालुक्य साथ दक्षिण भारत का एक राजवंश था जिन्होंने दावा किया था कि उनके पूर्वजों ने अयोध्या के ऊपर शासन किया था। क्लियर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 115 आज का सेकंड नंबर क्वेश्चन। किस चीनी यात्री ने गुप्त रूप से भारत की यात्रा की थी। बहुत सिंपल सवाल है यार, बहुत इजी क्वेश्चन है। 10+2 का बच्चा इसका आंसर को बता सकता है अगर उसने ढंग से हिस्ट्री पढ़ी होगी तो। ऑप्शन आपके सामने ए फाहियान, बी वेनसांग, सी इत्सिंग, डी सी क्यू किंग शेंग तो सी क्यू किंग शेंग। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इनमें से आपने बताना है कि कौन सा चीनी यात्री था जिसने छुप करके गुप्त रूप से भारत की यात्रा की थी। ऑप्शन ए फाहियान, ऑप्शन बी वेनसांग, ऑप्शन सी इत्सिंग, ऑप्शन डी सी क्यू किंग शेंग। ये तो मेरे ख्याल से आदि कुछ लोगों ने पहली बार नाम सुना होगा डी ऑप्शन का। तो इसका जो राइट आंसर साथियों वो है ऑप्शन नंबर बी वेनसांग। वेनसांग ने साथियों 7वीं सेंचुरी में हर्षवर्धन के काल में क्या बोलते हैं आपका छुप करके 629 में ये चला था चीन से, और 630 में ये पहुंच गया था भारत में। ठीक है ना, ये स्थल मार्ग से आया था और जल मार्ग से वापस गया था। ठीक है, बहुत इसने काफ़ी सालों तक रह करके यहाँ पर 630 से 645 के बीच में रह करके भारत में अलग अलग स्थानों पर भ्रमण किया था, और नालंदा और तक्षशिला का उल्लेख किया है, अशोक के स्तंभों का उल्लेख किया है। मतलब भारत के बहुत काफ़ी सारे भूभागों पर आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति और अन्य प्रकार से विविध प्रकार से भारत का उल्लेख किया है वेनसांग ने। हालांकि इस चीज़ ने छुप के यात्रा की थी, क्योंकि बिना परमिशन के उस समय चाइना का सम्राट इजाज़त
चाइना के सम्राट की इजाज़त के बिना कोई भी यात्री देश छोड़कर विदेश में नहीं जा सकता था, तो इसने इस वजह से छुप करके यात्रा की थी। लेकिन जब ये वापस गया तो इसको डर लगा था कि कहीं सम्राट क्रोधित ना हो इसके ऊपर, लेकिन चूँकि इसने अच्छा काम किया था, विद्वान पुरुष था ये ठीक है, और इसने संस्कृत का बौद्ध ग्रंथों के काफ़ी अनुवाद भी किए थे और उनको लेकर के ये चीन गया था, तो वहाँ का सम्राट प्रसन्न हुआ था और वो उससे खुश हो गया था। ये इसकी बैकग्राउंड। तो आगे चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 116, वीर निर्वाण युग किससे संबंधित है? वीर निर्वाण युग किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी शैव संप्रदाय, डी आजीविक। तो वीर निर्वाण युग जो है वो किससे संबंधित है, ये आपने इसका आंसर देना है। इसका जो राइट आंसर है साथियों वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जैन धर्म। देखिए साथियों, वीर निर्वाण युग का संबंध जो है ना वो जैन संप्रदाय से है, जैन धर्म से संबंध है वीर निर्वाण का युग। ठीक है, ये सिंपल सा फैक्चुअल क्वेश्चन, इसमें कुछ है नहीं ऐसा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, कई बार आ चुका है, पीवाईक्यू में आपको मिल जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद अंशतः गद्य में लिखा गया है, यानी कि वो वेद जिसका कुछ भाग गद्य में यानी कि कहानी के रूप में लिखा गया और बाकी पद्य में लिखा गया, पोइट्री के रूप में लिखा गया है, तो वो कौन सा वेद है उसकी पहचान करनी है आपने। ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद या ऑप्शन डी अथर्ववेद। ये आपने इसका आंसर देना है। सभी ने आंसर दे दिया है, तो बताते हैं जरा कौन सा इसका जो राइट आंसर है। इसका जो राइट आंसर है साथियों वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद अंशतः गद्य में लिखा गया है, तो वो जो लिखा गया है वो है ऑप्शन नंबर बी यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है साथियों इसका कुछ भाग गद्य में यानी कि कहानी के रूप में और बाकी भाग जो है वो पद्य में लिखा गया है, पोइट्री के रूप में लिखा गया है। क्लियर, आगे चलते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन आया साथियों आपके सामने कि निम्नलिखित किस ग्रंथ में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति संघ में प्रवेश पाता है तो वह वर्ण विहीन हो जाता है। हालांकि महात्मा बुद्ध की स्टेटमेंट है कि महात्मा बुद्ध ने कहा था कि जब वो संघ में प्रवेश कर पाता है तो वर्ण विहीन हो जाता है, वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं होता, वो बिना वर्ण का हो जाता है, वर्ण से उसका कोई संबंध नहीं रह जाता है, वर्ण विहीन हो जाता है वो। ठीक है, तो बताइए कौन सा इसका राइट आंसर है। ऑप्शन 4 आपके सामने है। ऑप्शन ए है सिंगालवाद सुत्त, बी है संयुक्त निकाय, सी सोनदंड सुत्त और डी है अंगुत्तर निकाय। तो बताइए जरा कौन सा राइट आंसर है इसका। महात्मा बुद्ध साथियों सभी को पता होगा कि वो धर्म में और जात पात में ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, एक प्रकार से नास्तिक कह सकते हैं। ठीक है, वो पुनर्जन्म में विश्वास करते थे लेकिन आत्मा में विश्वास नहीं करते थे। ठीक है ना, यही कारण है कि जातक कथाओं में उनके पूर्व जन्मों की कथाएं मिलती है। जातक कथाओं में जो 500 से अधिक जिसमें कहानियाँ हैं उनमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियाँ मिलती है। और आपने देखा होगा कि स्थापत्य कला में भी उनका अलग अलग प्रकार से वर्णन किया गया है मूर्तियों में। तो आपको पता होना चाहिए महात्मा बुद्ध से जुड़े 4 प्रतीक हैं साथियों, कि जब वो
गर्भ में आते हैं उसका क्या प्रतीक है, जन्म होता है तो कौन सा प्रतीक के रूप में उसका उनको माना गया है, जन्म का प्रतीक क्या है, ठीक है। और गृह त्याग का प्रतीक क्या है, उसके बाद उनका जो प्रथम उपदेश दिया था उन्होंने प्रथम जो उपदेश दिया था सारनाथ के मृगदाओं में, उसका प्रतीक क्या है, धम्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं उसको, उसका प्रतीक क्या है। और महापरिनिर्वाण जब माता बुद्ध की मृत्यु आती है तो उसका प्रतीक क्या है, ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 18 इसका जो राइट आंसर है साथियों वो है ऑप्शन नंबर डी, अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में साथियों ये उल्लेख मिलता है कि जब कोई व्यक्ति संघ में प्रवेश पाता है तो वह वर्ण विहीन हो जाता है, उसे वर्ण का कोई संबंध नहीं रह जाता उससे। क्लियर, आगे चलते हैं। किस स्थान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया साथियों, कि किस स्थान से कपिल वस्तु महाविहारे अंकित सील प्राप्त हुई है। किस स्थान से कपिल वस्तु महाविहार यानी कपिल वस्तु का महाविहार अंकित लिखा हुआ है उस सील के ऊपर, वो प्राप्त हुई है। मोहर कह सकते हैं, सील या मोहर एक ही बात है। कहाँ से प्राप्त हुई है? ऑप्शन नंबर ए पिपरहवा, ऑप्शन बी काशी, ऑप्शन सी देवदह या ऑप्शन नंबर डी शालवन। कहाँ से प्राप्त हुई थी ये कपिल वस्तु महाविहार लिखित सील? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 119। नए जो शोध हुए ना साथियों, नए शोधों में अब जो नई रिसर्च जो आई है उन्होंने प्राचीन रिसर्च को में सुधार कर दिया है। जैसे कि महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान पहले कपिल वस्तु लुम्बिनी माना जाता था, लेकिन आजकल वो चेंज कर दिया है। नए शोधों के अनुसार वो चेंज हो गया है। तो आपने देखना कि कहाँ उनका तारतम्य, जो उनके जन्म स्थान का तारतम्य कहाँ से मिलाया जाता है, वो देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 119 इसका जो राइट आंसर है साथी वो है ऑप्शन नंबर ए पिपरहवा। ठीक है ना। तो कपिल वस्तु महाविहारे लिखी हुई सील जो है, मोहर जो है वो मिली हुई है पिपरहवा से मिली है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं आगे। प्राचीन भारत में विज्ञापन का सर्वप्रथम उदाहरण कौन सा था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों। प्राचीन भारत में विज्ञापन का सर्वप्रथम उदाहरण कौन सा था? हालांकि ये नेट का आया हुआ क्वेश्चन है, PYQ में आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 इसका जो राइट आंसर कौन सा है आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए मंदसौर अभिलेख, ऑप्शन नंबर बी एरन अभिलेख, ऑप्शन नंबर सी राबातक अभिलेख, ऑप्शन नंबर डी जूनागढ़ अभिलेख। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इनको पता होना चाहिए कि कौन सा अभिलेख किस शासक से संबंध रखता है। जैसे कि एक मैं बता देता हूँ आपको कि राबातक अभिलेख जो है ना राबातक अभिलेख जो है ये कनिष्क कुषाण शासक से संबंध रखता है। ठीक है, तो जरा बताइए प्राचीन भारत में विज्ञापन का सर्वप्रथम उदाहरण कौन सा है? विज्ञापन बोले तो एडवर्टाइजमेंट, जैसे आजकल एडवर्टाइजमेंट कर दी जाती है, सोशल मीडिया पे भी चलता है, प्रिंट मीडिया पे भी चलता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी चलता है। और ऑफलाइन बोले तो क्या बोलते हैं आपका प्रिंट मीडिया पे चलता ही है, जो इश्तिहार लगाए जाते हैं, पंपलेट बांटे जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट करती है कंपनी अपना सामान बेचने के लिए अलग अलग प्रकार से। तो उसे विज्ञापन कहा गया है, उसे एडवर्टाइजमेंट कहा जाता है। तो ये पूछा गया है कि प्राचीन भारत में विज्ञापन का सर्वप्रथम उदाहरण कौन सा है? इंस्क्रिप्शंस के माध्यम से अभिलेखीय प्रमाण कौन सा है? तो उसका जो अभिलेखीय प्रमाण है साथियों वो है ऑप्शन नंबर ए मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख जो है साथियों इसमें हमें विज्ञापन का सर्वप्रथम उदाहरण मिलता है। क्लियर, फैक्चुअल क्वेश्चन है। ये देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है साथियों। क्वेश्चन नंबर 121 कहता है कि भट्टीप्रोलु अभिलेख किस धातु से निर्मित था? भट्टीप्रोलु अभिलेख जो था वो किस धातु से बना था, कौन से मेटल से बना हुआ था?
और 4 ऑप्शन आपके सामने, ए चांदी, बी तांबा, सी सोना या डी जिंक किस धातु से बना था। आपको पता होना चाहिए साथियों कि मानव सभ्यता की सबसे पहली धातु मानी गई है तांबा, कॉपर मानी गई है। तांबा के बाद फिर तांबे से और धातु मिला करके मिश्र धातु बनाई गई जिसे कहा गया कांसा। ठीक है, कांसा। और कांसे के बाद फिर कांसे के बाद साथ साथ फिर चांदी, सोना आ जाता है और लास्ट में बहुत बाद में आता है हमारा लोहा। लोहे की खोज के बाद भी ये जो जन से जनपद और जनपद से महाजनपद बने थे, महाजनपद के काल में महाजनपदों को बसाने में और साम्राज्य के बनाने में लोहे का बहुत बड़ा हाथ है साथियों। लोहे से गहरे हल बनाए गए, बड़े और मजबूत हल बनाए गए, जो ज़मीन को अच्छे से खुदाई कर सकते थे, वहाँ पर ज़मीन की पैदावार अच्छे से हो सकती थी, और उसी से कुल्हाड़ियाँ वगैरह बना करके जंगलों को साफ करके बसावट हुई और खेती योग्य ज़मीनों को तैयार किया गया। तो इसलिए लोहा एक प्रकार से मानव सभ्यता में क्रांति का प्रतीक माना गया है। तो इसका जो राइट आंसर साथी वो है भट्टीप्रोल अभिलेख किस धातु से निर्मित था, चांदी, तांबा, सोना या जिंक। तो इसका जो राइट आंसर है वो साथी ऑप्शन नंबर ए चांदी। चांदी भट्टीप्रोल अभिलेख जो था साथी वो चांदी से निर्मित था। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। ये सुमेलिन मिलान करने का सब क्वेश्चन आ गया आपके सामने कि इसको देख लीजिए अच्छे से। दीघ निकाय धम्मपद, खुद्दक निकाय महापरिनिब्बाण सूत्र। जो महापरिनिब्बाण सूत्र को देवनागरी में लिखा जाता है महापरिनिर्वाण सूत्र या सूक्त भी बोल देते हैं, कहीं के सूक्त मिलेगा। ठीक है, हालांकि पाली और प्राकृत में ये इसी महापरिनिब्बाण सूत्र ही बोलेंगे हम, ओरिजिन जो है उसका। ठीक है, तो सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है आपने कि ये जो है कौन कौन से धर्म ग्रंथों के भाग हैं। ठीक है, ये बुद्ध धर्म से जुड़े हुए सारे पुस्तक हैं, ग्रंथ हैं। आगे है आपका विनय पिटक कथावस्तु या डी अभिधम्म पिटक खंदक या कहीं पर खंदक भी मिलेगा, कहीं पर खंदक मिलेगा, एक ही चीज़ है। ठीक है, तो बताइए जरा इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 122 122 नंबर का राइट आंसर क्या है साथियों। इसका जो राइट आंसर है साथियों वो है ऑप्शन नंबर ए। यानी कि मैं इसका थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको साथियों, अभी समझ जाओ जल्दी ही आप इसको। ये कि दीघ निकाय जो जुड़ा हुआ है ना, वो जुड़ा हुआ है साथियों महापरिनिब्बाण सूत्र से। खुद्दक निकाय जुड़ा हुआ है हमारा धम्मपद से। क्लियर। नोट करते जाइए, साथ साथ आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका फिर फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और इसी प्रकार से ये है विनय पिटक खंदक से और अभिधम पिटक जो है कथावस्तु से। तो ये इसका मैच मेकिंग होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ये इसका राइट आंसर है। क्लियर। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ गया होगा साथियों। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने साथियों। तो ज़रा बताइए कि शिवलिंग, त्रिशूल और वृषभ की आकृतियों वाली मोहरें कहाँ से मिली हैं। यानी कि ये शिवलिंग, त्रिशूल, वृषभ मतलब नंदी, जो शिव का वाहन है नंदी, बैल, उसे वृषभ बोला गया है। ठीक है, कि ये तीनों चीज़ें जो हैं भगवान शिव का प्रतीक हैं। सभी को पता होगा
तो बताइए ज़रा, शिवलिंग, त्रिशूल और वृषभ की आकृतियों वाली मोहरें या सील्स कहाँ से मिली हैं? ऑप्शन नंबर ए नालंदा, ऑप्शन नंबर बी वैशाली, ऑप्शन नंबर सी भीटा, या ऑप्शन नंबर डी कौशाम्बी। कहाँ से प्राप्त हुई है? स्थान का नाम बताना आपने। क्वेश्चन नंबर 1 2 3, 123 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? 30 सेकंड्स का टाइम मिलता है आप सभी को, उसमें आपने अपना आंसर देने हैं और लास्ट में चेक करके बताना मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से कि टोटल क्वेश्चंस में से आपके कितने राइट क्वेश्चंस हुए हैं। उससे आपको आपकी तैयारी का पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। स्टार्टिंग के बैच से हमने अपना प्लान बता दिया साथियों कि हम ये बताएंगे आपको। पहले थ्योरी, उसके बाद MCQ और PYQ की सीरीज चलाएंगे। तो जो पुराने स्टूडेंट है वो जुड़े हुए हमसे स्टार्टिंग से ही, उन सबको पता है और जो नए जुड़ जाते हैं वो भी इसका फ़ायदा उठा सकते, लाभ उठा सकते हैं MCQ का, क्योंकि हमारा बेस जो है ना साथियों, क्या बोलते हैं, हमारा पैटर्न जो है वो MCQ बेस्ड है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है, लेकिन MCQ बेस्ड है। MCQ के माध्यम से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो MCQ पर ज़्यादा फोकस होता हमारा। इसका जो राइट आंसर साथी वो है क्वेश्चन नंबर 1 2 3 का जो राइट आंसर है वो है, सोचिए ज़रा और बताइए आप हमें, सी, ऑप्शन नंबर सी भीटा। भीटा जो है, भीटा से जो है शिवलिंग, त्रिशूल और वृषभ की आकृतियों से युक्त मोहरें मिली हैं हमें। ठीक है, मोहरों इन तीनों चीज़ों से, प्रतीक चिन्हों से युक्त जो है मोहरें कहाँ से मिलती हैं? भीटा से। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1 2 4, किस बौद्ध ग्रंथ के अनुसार सिक्कों पर अंकित विभिन्न सिक्कों के निर्माण स्थल और निर्माता के नाम का संकेत करते हैं? क्वेश्चन क्या कहता है कि किस बौद्ध ग्रंथ के अनुसार, बौद्ध ग्रंथ का नाम बताना आपने, कि किस बौद्ध ग्रंथ के अनुसार सिक्कों पर अंकित चिन्ह विभिन्न सिक्कों के निर्माण स्थल और निर्माता के नाम का संकेत करते हैं। कि को किसी बौद्ध ग्रंथ के अंदर ऐसा उल्लेख मिलता है हमें कि उन सिक्कों के ऊपर विभिन्न प्रकार के चिन्ह हैं, जिससे कि पता चलता है कि वो कौन से टकसालों में डाले गए थे और उनका निर्माता कौन था, उनको डालने वाला कौन था, उससे संबंध रखते हैं। तो वो कौन सा ग्रंथ है? ऑप्शन नंबर ए धातु कथा, ऑप्शन नंबर बी समंत पासादिका, ऑप्शन नंबर सी सुत्त विभंग, या ऑप्शन नंबर डी विशुद्धिमग्ग। इसका राइट आंसर आपने देना है, तो ज़रा बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर साथियों, एक क्वेश्चन नंबर 1 2 4 का 124 का, उसको जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी विशुद्धिमग्ग। विशुद्धिमग्ग के अंदर विशुद्धिमग्ग जो है साथियों वो एक बौद्ध ग्रंथ है। इसके में ही हमें उल्लेख मिलता है कि सिक्कों पर विभिन्न चिन्ह मिलते हैं जिससे कि यहाँ की निर्माण स्थल यानी कि टकसाल और निर्माता के नाम का संकेत मिलते हैं। कुछ चिन्ह ऐसे मिले हैं। क्लियर? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, इसका राइट आंसर जो है सभी को पता होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। जिन्होंने अच्छे से स्टडी की है वो सब बता देंगे, जो नहीं दे पाएंगे इसका मतलब उन्होंने स्टडी नहीं की अच्छे से, उन्हें और गहरी स्टडी करने की ज़रूरत है और मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 125 है आपके सामने। निम्नलिखित में से किसने पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी पुस्तक का अनुवाद किया है? ऑप्शन नंबर ए वाटर्स, बी गाइल्स, सी यूल, डी स्कॉफ। तो देखिए साथियों, पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी सबको पता होगा, एक अज्ञात ग्रीक नावक द्वारा लिखी गई पुस्तक थी जिसके बारे में जिसमें कि बहुत सारे हिंदुस्तान का इतिहास मिलता है हमें, तत्कालीन भारत का व्यापार के बारे में बहुत सारी लंबी सूचियाँ मिलती है कि किन किन चीज़ों का व्यापार होता था भारत और ग्रीक से। और भी बहुत सारी चीज़ों का उल्लेख मिलता, तत्कालीन राजनीतिक और सामाजिक दशाओं का उल्लेख मिलता, व्यापार और वाणिज्य के माध्यम से का भी उल्लेख मिलता उसमें हमें। तो वो सारी चीज़ें हमें
पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रेन सी नामक पुस्तक में मिलती है। तो ये पूछता है कि उसका अनुवाद किसने किया था, उसका ट्रांसलेशन किसने किया था। क्वेश्चन नंबर 125 125 नंबर। इसका जो राइट आंसर है साथी वो है ऑप्शन नंबर डी, स्कॉफ। स्कॉफ ने जो है साथी इसका अनुवाद किया था, इसका ट्रांसलेशन किया था। क्लियर हो गया कि फैक्चुअल क्वेश्चन है ये। ये बहुत अच्छा ना क्वेश्चन है साथियों। वेनसांग को नालंदा में कौन सा भारतीय नाम प्रदान किया गया था साथियों। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि वेनसांग जब यहाँ पर आया था ना साथियों, नालंदा के अंदर जब अध्ययन कर रहा था तो वो विद्वान हो गया था यहाँ पर। पहले यहीं से पढ़ा और यहीं पे फिर पढ़ाने लग गया था। आचार्य भी यहीं पर नियुक्त हुआ था। तो उसने अपना नाम बदल लिया था। ठीक है, तो ये पूछ रहा क्वेश्चन कि कौन सा भारतीय नाम उसने बदला था। ऑप्शन नंबर ए धर्मरक्षित, ऑप्शन बी मोक्षदेव, ऑप्शन सी प्रज्ञादेव, ऑप्शन डी शाक्यमित्र। अगर पढ़ा होगा तो आपने आसानी के साथ जवाब दे सकते हो, कोई ज़्यादा मुश्किल सवाल है नहीं ये। क्वेश्चन नंबर 126 का जो राइट आंसर है साथी वो है ऑप्शन नंबर 126। क्वेश्चन नंबर 126 का जो राइट आंसर है वो है आपके सामने बी मोक्षदेव। नालंदा के अंदर वेनसांग ने साथियों अपना नाम बदलकर मोक्षदेव कर लिया था। इसी प्रकार से आपने एक सवाल और ढूंढना है क्या कि आधुनिक काल में कौन सा ऐसा विदेशी विदेशी था जिसने कि भारतीय दर्शन से प्रभावित होकर अपना नाम बदल लिया था। ओरिजिनल नाम कुछ और था, उसने लिखा अपना नाम रखा था क्या रखा था, मोक्षमूल भट्ट। ये मोक्षदेव है, उसने रखा था अपना नाम मोक्षमूल भट्ट। तो जरा बताइए कि कौन सा वो विदेशी विद्वान था जिसने भारतीय दर्शन से प्रभावित होकर अपना नाम मोक्षमूल भट्ट कर लिया था। आपके लिए आज का सवाल। नेक्स्ट चलते हैं, ये सभी को हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है साथियों वो है हमारे सामने, आपके सामने, कालिदास के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किन अन्य संस्कृत कवियों का अभिलेखों में उल्लेख हुआ है। क्वेश्चन पूछ रहा हमसे क्या कि कालिदास के अलावा और कौन कौन से राइटर्स हैं, लेखक हैं, विद्वान पुरुष हैं जिनका कि अभिलेखों में उल्लेख मिलता है, हमें इंस्क्रिप्शंस में मिलता है। ऑप्शन इसमें ये आपके सामने 4 विद्वान दे रखे हैं, भारवी, कुब्ज, माघ और विशाखदत्त। तो इनमें से किन किन का नाम मिलता है। ऑप्शन ए है ओनली 1, ऑप्शन बी है 1 और 2, ऑप्शन सी है 1 2 3, ऑप्शन डी है 2 3 4। तो कौन कौन से वो विद्वान हैं, कौन कौन से वो संस्कृत कवि हैं जिनका हमें अभिलेखों में उल्लेख मिलता है, जरा बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है साथी वो है ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट और सेकंड, यानी कि भारवी और कुब्ज। ये दो संस्कृत के विद्वान ऐसे जिनका हमें क्या बोलते हैं, कालिदास की ही तरह इंस्क्रिप्शंस में अभिलेखों के माध्यम से उल्लेख मिलता है, अभिलेखों में इनका उल्लेख मिलता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 to 8 128 नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछ रहा है। ये पूछ रहा है कि अभिलेखित स्रोतों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से नरेश सिद्धहस्त संगीतकार थे। तो कौन कौन से नरेश जो थे वो सिद्धहस्त संगीतकार थे। ये पूछा गया कि ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इन राजाओं में से कौन कौन से जो राजा थे वो संगीतकार थे। गौतमीपुत्र सातकर्णी, पुष्यमित्र शुंग, खारवेल या समुद्रगुप्त। में कौन कौन से राजा जो है वो संगीतकार थे। ऑप्शन बता देता हूँ आप सभी को इनमें से। क्वेश्चन नंबर 128,
ये ऑप्शन है आपके सामने नीचे कि नीचे दिए गए कोड में सही उत्तर को चूज करना आपने। ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड, बी में है 2 और 4, सी में है 3 और 4 और डी में है 2, 3, 4। तो कौन से जो थे वो राजा थे जो सिद्धहस्त संगीतकार थे? मैं ऑप्शन बताता हूँ आपको। गौतमीपुत्र सातकर्णी, पुष्यमित्र शुंग, खारवेल और समुद्रगुप्त। इसका आपने राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है साथी वो है क्वेश्चन नंबर 128 का ऑप्शन नंबर सी, थर्ड एंड फोर्थ, यानी कि थर्ड एंड फोर्थ मतलब खारवेल और समुद्रगुप्त। देखिए साहब, समुद्रगुप्त तो इजीली क्वेश्चन सबको पता होगा। समुद्रगुप्त की मुद्राओं के ऊपर हमें वीणा वादन प्रकार के जो सिक्के मिले हैं समुद्रगुप्त के, उनसे इससे पता चलता है कि ये क्या बोलते हैं, बलशाली और विजेता के साथ साथ ये संगीत प्रेमी भी था। उसके आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि वीणा वादन प्रकार के, वीणा बजाता हुए जो शासक है वो समुद्रगुप्त का सिक्का चलाया था जिस समुद्रगुप्त ने। उसके आधार पर अनुमान लगाया गया कि ये विद्वान था, इसका क्या बोलते हैं, संगीतकार था। ठीक। और दूसरा शासक था खारवेल। ये दोनों ही शासक ऐसे थे जो क्या बोलते हैं, संगीत में निपुण थे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 129, 129 नंबर सवाल क्वेश्चन आपके सामने है। क्या कहता है कि त्रिभाषिक लेख युक्त सिक्के प्रचलित करने वाला शासक था? कि वो कौन सा शासक था, कौन सा राजा था जिसने 3 भाषाओं से लिखे हुए सिक्के चलाए थे? 3 भाषाओं से लिखे हुए सिक्के चलाए थे। तो ऑप्शन आपके सामने, यूक्रेटाइडिस, बी बिनेंडर, सी नहपान, डी पेंटालियान। कौन से वो सिक्के थे, कौन से राजा थे जिन्होंने 3 भाषाओं से लिखे हुए सिक्के चलाए थे? कौन सा राजा था? वो राजा की पहचान करनी है आपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 129 में। तो इसका जो राइट आंसर है साथी वो है ऑप्शन नंबर सी, नहपान। नहपान एक ऐसा शासक है साथी जिसने 3 भाषाओं से लिखे हुए सिक्के चलाए थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। क्या? क्वेश्चन नंबर 130, किस निम्नलिखित स्थल से रोमन कांस्य वस्तुओं की निधि मिली थी जिसमें पोसाइडन की एक लघु प्रतिमा भी थी? क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा ऐसा स्थल है जहाँ से हमें रोमन की कांस्य से बनी हुई वस्तुओं का ढेर मिला था, कांसों से बनी हुई वस्तुओं की निधि मिली थी, खजाना मिला था, बहुत सारी वस्तुएं मिली थी। रोम से बनी हुई कांसों की बहुत सारी वस्तुओं का खजाना मिला खुदाई स्थल से, और जिसमें पोसाइडन की एक लघु प्रतिमा भी थी। पोसाइडन एक रोमन ग्रीक एक देवता था जो कि जल से संबंधित था, समुद्र का देवता माना गया, जिसको एक पोसाइडन देवता को ग्रीक संस्मरणों में जल का देवता या आप समुद्र का देवता कह सकते हैं, वो माना गया। उसकी एक छोटी प्रतिमा, लघु प्रतिमा मतलब छोटी प्रतिमा मिली है, छोटी मूर्ति मिली है। तो कौन सा स्थल है जहाँ से ये पाया गया है? ऑप्शन नंबर ए अरिकामेडू, बी बेगराम, सी कोल्हापुर या ब्रह्मपुर जिसे कहा गया, और डी तक्षशिला। पढ़ा हो तो इजी सवाल है, कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं इसके अंदर, देखा जाए तो इंटरेस्टिंग सवाल है। अगर आपने पढ़ा होगा पीवाईक्यू में मिल जाएगा आपको, पीवाईक्यू में भी आया हुआ क्वेश्चन है ये। इसका जो राइट आंसर है साथी वो है ऑप्शन नंबर सी, कोल्हापुर। कोल्हापुर साथियों ब्रह्मपुरी, प्राचीन काल में ब्रह्मपुरी, आज का कोल्हापुर जो महाराष्ट्र में है, यहाँ से है खुदाई के अंदर साथियों, खुदाई के अंदर कांस्य की एक निधि मिली है, कांस्य की बहुत सारी वस्तुएं मिली हैं, जिनमें से कि एक पोसाइडन की भी मूर्ति है, प्रतिमा मतलब मूर्ति है। क्लियर? 130 क्वेश्चन आपके क्लियर हो चुके हैं साथियों अभी तक। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित व्याकरणाचार्यों को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। व्याकरणाचार्य में आपने पाणिनि का नाम सुना होगा, लेकिन उनके अलावा भी बहुत सारे व्याकरणाचार्य अलग अलग हुए हैं। पाणिनि की अष्टाध्यायी के अंदर उन्होंने उल्लेख किया है, अपने से पहले के कुछ व्याकरणाचार्यों के नाम का उन्होंने उल्लेख किया है। पाणिनि की
जो क्या बोलते हैं वो अष्टाध्यायी है, उसमें ये मिलता है। तो आपने बताना है कि इनको कालानुक्रम के अनुसार लगना है कि कौन सा व्याकरणाचार्य पहले हुआ था और उसके बाद कौन सा हुआ है। ऑप्शन 4 आपके सामने, हेमचंद्र, कात्यायन, पतंजलि और यास्क। ये 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से आपने चूज करने हैं ऑप्शन ए, बी, सी या डी, कौन सा इसका राइट आंसर है। समय कम मिलता है साथियों, 1 मिनट मैक्सिमम 1 मिनट समय मिलेगा आपको क्वेश्चन क्या बोलते हैं आपके एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। 1 मिनट के अंदर अंदर आपने क्वेश्चन सोल्व करने हैं ये। और आपके कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे आपको जिनको कि आप सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा समय लगा दोगे, ठीक है। तो जो इजीली क्वेश्चन उनको पहले सॉल्व कर दीजिए, फटाफट फटाफट फटाफट। जो इनके ऊपर आप 100% श्योर होते हैं कि इसका यही आंसर है, उनको पहले फटाफट सॉल्व कर दीजिए। उसके बाद जो डिफ़िकल्टीज होती है उनके ऊपर जाइए। हालांकि सबके अपने अपने अलग अलग तरीके होते हैं, मेरा ये तरीका इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया है ये। तो क्वेश्चन नंबर 131 का जो आंसर साथियों वो है 131 का ऑप्शन नंबर ए, 4 2 3 1। सबसे पहले यास्क आएंगे आपके, उसके बाद कात्यायन, और उसके बाद पतंजलि, और उसके बाद में अंतिम में हेमचंद्र। तो ये पतंजलि है ना साथियों, ये अलग हैं। ये पतंजलि बाबा रामदेव वाला पतंजलि नहीं है जिन्होंने योग की दीक्षा दी थी, नहीं, ये अलग है, ये व्याकरणाचार्य है। क्लियर, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अश्वशास्त्र के एक आचार्य के रूप में विख्यात हैं। अश्वशास्त्र के एक आचार्य के रूप में विख्यात, अर्थात इसका मतलब बनता है कि घोड़ों की चिकित्सा का कौन आचार्य के रूप में विख्यात है, कौन डॉक्टर है घोड़ों का डॉक्टर, वेटनरी डॉक्टर, पशुओं का डॉक्टर कह सकते हो, लेकिन यहाँ पर स्पेशलिस्ट बनाया गया है कि अश्वशास्त्र घोड़ों का आचार्य कौन था, घोड़ों के डॉक्टर के रूप में कौन विख्यात है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, अश्विन, पालकाप्य या शालिहोत्र। इसका आपने आंसर बताना हमें, तो ज़रा फटाफट बताइए कौन सा इसका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 132 का आपने सभी ने राइट आंसर दे दिया साथियों। मैं बताता हूँ इसका राइट आंसर क्या है, आप मैच मेकिंग कर लीजिए। इसका जो राइट क्वेश्चन नंबर 132 का जो राइट आंसर है ना, वो है ऑप्शन नंबर डी, शालिहोत्र। शालिहोत्र जो है साथियों, ये अश्वशास्त्र के एक आचार्य के रूप में प्रसिद्ध हैं, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन साथियों, हम अपनी थ्योरी क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसको। कहता है कि 7 वाहनों को आंध्रभृत्य कहकर भी संबोधित किया गया है, कहाँ पर, किस में। ऑप्शन नंबर ए, मनुस्मृति में, ऑप्शन नंबर बी, महाभाष्य में, ऑप्शन नंबर सी, मृच्छकटिकम में, या ऑप्शन नंबर डी, पुराणों में। ये जो महाभाष्य है ना साथियों, इसके रचनाकार महर्षि पतंजलि थे। कहीं कहीं भाष्य मिलेगा, कहीं कहीं आपको महाभाष्य मिलेगा। तो इसके जो रचनाकार हैं साथियों, वो पतंजलि से संबंध है, ये संबंध रखता है ये महाभाष्य, अभी मैंने बताया आपको, ठीक है। तो ये कह रहा है कि 7 वाहनों को आंध्रभृत्य कहकर भी संबोधित किया गया है, कहाँ पर, कौन से ग्रंथ में जो है 7 वाहनों को आंध्रभृत्य कहा गया। आंध्रभृत्य मतलब आंध्र प्रदेश को भोगने वाले, भृत्य मतलब भोग करने वाला, यानी कि राजा एक प्रकार से, शासक। साथियों हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो आपको हिंदी गहराई तक आनी चाहिए, तब आप क्वेश्चन को समझ सकोगे। और गहराई हिंदी सबको पता है कि हिंदी जो संस्कृत से निकली है, देवनागरी लिपि, संस्कृत भाषा, ठीक है। तो संस्कृत का शुद्ध हिंदी
और उसके बाद फिर आपकी नागरी और ये नागरी लिपि और संस्कृत भाषा आ जाती है। ठीक है, संस्कृत फिर अपभ्रंश और उससे फिर हिंदी, आज की हिंदी बनी। कोई बताएगा जरा हिंदी का इतिहास कब से हिंदी जो है भाषा के रूप में स्थापित हुई? पता होना चाहिए आप सभी को। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों, एक मिनट, वो है आपके सामने 4 ऑप्शन थे। क्वेश्चन नंबर 133 का मनुस्मृति, महाभाष्य, मृच्छकटिकम या पुराण। तो इसका जो राइट आंसर था वो है ऑप्शन नंबर डी, पुराणों में। सातवाहनों को आंध्रवृत्त पुराणों में कहकर संबोधित किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है 134 कि कुमारगुप्त प्रथम के मंदसौर लेख में 2 मालव संवत की तिथियों 493 एवं 529 का उल्लेख है, तो निम्नलिखित में इसका समकक्ष वर्ष कौन सा है? मालव संवत पता होना चाहिए आपको, मालव संवत कब चलाया गया था, वो किससे संबंध रखता है, अभिन्न है ये क्वेश्चन। हालांकि आपके नेट में PYQ में आया हुआ है, आपको पता होना चाहिए। तो उसी अगर आपको पता होगा मालव संवत किससे संबंधित है तो आप आराम से इनका जो है डेट निकाल लोगे। चार ऑप्शन आपके सामने A B C D। ज़्यादा समय ख़राब नहीं करेंगे साथियों, फटाफट चलेंगे हम, समय का हमारे पास कम है और करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। तो 134 का क्वेश्चन नंबर 134 आपके सामने, इसका जो राइट आंसर है 134 का वो है ऑप्शन नंबर B। देखिए साथी क्योंकि मालव संवत जो है साथी वो विक्रम संवत से संबंध रखता है। विक्रम संवत सबको पता होगा कि विक्रम संवत जो है वो उसे 57 AD को माना गया है। विक्रम संवत को माना गया है 57 AD। ठीक है, तो इसको राइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम निकालने के लिए क्या करते हैं, एक मिनट में अभी बता देता हूँ आपको किसी कैलकुलेशन करके कि विक्रम संवत में से इस डेट में से 50 जो दी हुई सन है इसमें से हम 57 को माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा, जैसे कि 1 सेकेंड आपका दिया हुआ है 493 माइनस 57 आप करोगे तो आपका ये आ जाएगा 6 और ये आपका 8/3 और यहाँ पे 436 आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा आपका 436। और इसी प्रकार से 529 में आप माइनस करोगे 57 तो आपका आएगा 473, जिसका ये फार्मूला है सिंपल सा। मालव संवत किसके समकालीन से संबंध है? विक्रम संवत और मालव संवत एक ही मान सकते हैं आप, हालांकि अलग अलग संवत चलाए गए थे लेकिन एक ही समय पर चलाया गया, समय कालखंड एक ही है। क्लियर, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 135 की तरफ। क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 135, भारत में सबसे प्राचीन उपलब्ध जीवनी या जीवन चरित कौन सी है? भारत में सबसे प्राचीन उपलब्ध जीवनी या जीवन चरित कौन सा है, लाइफ बायोग्राफी कौन सी है? तो ऑप्शन आपके सामने दिखा देते हैं अभी। ये ऑप्शन आपके सामने तिरुक्कुराल, विक्रमांक देवचरित, हर्षचरित या रघुवंश, इन चारों में से आपने राइट ऑप्शन चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 135 का जो राइट आंसर है, ये सिंपल सा ही क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं साथियों। तिरुक्कुराल जो है, चलो मैं पहले आंसर बताता हूँ, इसका जो राइट आंसर है वो है साथियों हर्षचरित, बाण भट्ट का लिखा हुआ हर्षचरित, हर्षवर्धन का जीवन चरित्र जो है प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है हमारे पास भारतीय जीवनी। ठीक है, तिरुक्कुराल दक्षिण भारत में लिखा गया क्या बोलते हैं आपका व्याकरण का ग्रंथ है। विक्रमांक देवचरित अलग है। रघुवंश जो है साथियों ये आपका रामायण के जो भगवान रामचंद्र थे उनके पुरखे, उनके लगभग 50 पीढ़ियों से पहले एक राजा हुए थे महाराजा रघु, ठीक है, उनके ऊपर लिखा गया रघुवंशम। कालिदास का नाटक है रघुवंशम, उन्होंने लिखा था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने
पुलकेशिन टू के ए होल अभिलेख की रचना के समय शक संवत के 556 वर्ष बीत गए थे। इसके लगभग बराबर होगा। तो ग्रेगेरियन कैलेंडर में आपने कन्वर्ट करना है इसको। तो एहोल अभिलेख में कहता है कि एहोल अभिलेख की रचना के समय शक संवत के, तब आपको शक संवत पता होना चाहिए कि किस समय कितना था। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, शक संवत, विक्रम संवत, मालव संवत, ये सारी चीज़ बता चुका हूँ। तो बताइए क्या राइट आंसर होगा इसका। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर 634। 556 के अंदर साथियों जो था शक संवत जो है ना साथियों, उसका सबको पता होगा 78 AD में कनिष्क के द्वारा चलाया गया था। तो इसको इसमें प्लस कर देंगे, सिंपल सी बात आ जाएगा। ये 4, 3 और 634 आएगा। सिंपल से, इसमें है ही नहीं कुछ ज़्यादा। आप पढ़ोगे नहीं तो कहाँ से आएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने 137। महापरिनिर्वाण सूत्र किस निकाय का भाग है? महापरिनिर्वाण सूत्र या सुत्त, पाली प्राकृति में सुत्त बोलेंगे, महापरिनिर्वाण सूत्र, और नागरी में महापरिनिर्वाण सूत्र किस निकाय का भाग है? मध्यम निकाय, अंगुत्तर निकाय, दीघ निकाय या खुद्दक निकाय। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ये चारों का आपने राइट आंसर देना है। इसका जो राइट आंसर है साथी वो है दीघ निकाय, दीर्घ निकाय या दीघ निकाय। महापरिनिर्वाण सूत्र किस निकाय का भाग है? दीर्घ निकाय का भाग है ये। निम्नलिखित पुरास्थलों में कहाँ से आहत सिक्कों का प्राचीनतम निखात मिला है जिसमें 7668 सिक्के थे? 7668 सिक्के मिले हैं हमें। प्राचीनतम निखात मतलब क्या बोलते, खजाना मिला है, प्राचीनतम खजाना मिला है, निधि मिली है, जिसमें से 7668 सिक्के थे। कहाँ से मिला है वो? स्थान का नाम पूछा गया आपसे। पतराहा बिहार, गोलकपुर पटना, अमरावती गुंटूर आंध्र प्रदेश, और या फिर कोयम्बटूर तमिलनाडु। कोयम्बटूर एक ही चीज़ है। तो इसका राइट आंसर बताना आपने। क्वेश्चन नंबर 138 का कौन सा राइट आंसर है? तो क्वेश्चन नंबर 138 का राइट आंसर है साथियों, बताइए जरा फटाफट आप लोग। इसका जो राइट आंसर है ना साथियों वो है अमरावती। अमरावती गुंटूर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में स्टेट में है ये, जहाँ से हमें 7668 सिक्कों का ढेर मिला है। आहत सिक्के मिले हैं, पंचमार्क्ड सिक्के मिले हैं। आहत सिक्के मतलब पंचमार्क्ड सिक्के, डाई के माध्यम से बनाए गए सिक्के, ठप्पाकार बोल सकते हैं आप एक प्रकार से इन्हें साधारण भाषा में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने 139। निम्नलिखित में से कौन गैरिक मृद भांड के स्थल हैं? अर्थात गेरवे मृद भांड कहाँ कहाँ से मिले हैं हमें? आगियाबीर, जोधपुर, सैपई और राजपुर परसू। इनमें से ऑप्शन दे रखे हैं आपको, A 1 2 3, B 1 2 3 4, C 2 3 4 या D 1 और 2। राइट आंसर बताना आपने। 4 ऑप्शन आपके सामने, चारों में से बताइए कि कहाँ पर मिले हैं मृद भांड के स्थल, कौन कौन से हैं गैरिक मृद भांड, गेरवे। क्वेश्चन नंबर 139 का राइट आंसर है साथियों आपके सामने ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2, 3 और 4, जोधपुर, सैपई और राजपुर परसूपुर। ये राजपुर परसू है, कहीं कहीं पर आपको राजपुर परसूपुर भी मिल सकता है, कन्फ्यूज मत होइए, एक ही चीज़ है। ठीक है, तो ये 2, 3, 4 इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 139 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है
बताइए, क्वेश्चन नंबर 140 है। अभिकथन ए कहता है कि आहत सिक्कों पर निर्गमन करने वाले सत्ता या अधिकारी की कोई मोहर नहीं होती थी। तर्क रीजन दिया गया है, एजर्सन और रीजन वाला क्वेश्चन है ये। तर्क दिया गया है क्योंकि प्रश्नगत काल में भारत में कोई शाही सत्ता, इंपीरियल अथॉरिटी नहीं थी। तो मैच ये आपका वो है, क्या बोलते हैं, रीजनिंग एजर्सन वाला क्वेश्चन है, अभिकथन और तर्क वाला है, कथन कारण का बोल सकते हैं इसको। तो इसको बताइए जरा कि इसका राइट आंसर क्या है। इसका जो राइट आंसर साथियों आपने सोचना है, और कल मैं इसका राइट आंसर आपको इसी समय वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो ये 140 क्वेश्चन आज तक साथियों 140 क्वेश्चन हमारे पूरे हो चुके हैं। इससे आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में क्या बोलते हैं, क्लियर करेंगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए आज का क्वेश्चन है, इसको हम छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर मैं दूंगा, फिर आपने मैच मेकिंग कर लेना है कि आपका कौन सा कितने क्वेश्चन ठीक है, कितने क्वेश्चन गलत है। तो कंटिन्यू आप हमारे साथ साथियों बने रहिए, कंटिन्यू आप हमारे साथ बने रहिए, और MCQ सीरीज के माध्यम से आप अपनी हमारी तैयारी स्ट्रॉन्गफुली कर सकते हैं। आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और चैनल को मैक्सिमम शेयर कीजिए साथियों, ताकि और लोगों का भी भला हो सके और लोग भी इसका लाभ ले सकें। ठीक है, जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको पता है, लेकिन ये बात इसलिए बोलनी पड़ती है कि हर बार कुछ ना कुछ नए स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ जाते हैं, हर क्लास में कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स नए जुड़ जाते हैं। और अब तो वैसे भी लास्ट मोमेंट पे चल रहे हैं हम, और एग्ज़ाम भी नज़दीक ही है, जून का मंथ स्टार्ट हो चुका साथियों। उम्मीद है कि मिड जून 15 या 20 जून तक आपका एग्ज़ाम होने की संभावना है। तो ठीक है, आज की वीडियो का सेशन को यहाँ पे क्लोज करते हैं साथियों। नेक्स्ट वीडियो में फिर दोबारा मुलाकात होगी आपसे नए क्वेश्चंस के साथ में। तो तब तक आप अपनी स्टडी में लगे रहिए, रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए फटाफट, जिन्होंने नहीं किया है। जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है। नोट्स मैं ऑलरेडी सभी के बनवा चुका हूँ, उन्हीं में से अपने फटाफट रिवीजन करना है मिनिमम 3 बार। ठीक है, और MCQ लगाने हैं दबा करके। सोशल मीडिया साथियों अब दूर होते जाइए धीरे धीरे करके, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ये वो जितना भी जो बिना काम की चीज़ें हैं उनसे दूर हो जाइए। डाटा को ऑफ करके रखा करिए। जब आप नई पढ़ाई करते हैं तो बुक्स पढ़ते हैं तो फ़ोन को साइड में रख दीजिए। ये 1 महीना आपका जीवन बदलने वाला हो सकता है अगर आप सही तरीके से चलेंगे तो। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी आप सभी की, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत। थैंक यू सो मच।